सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, लगातार मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की प्रैक्टिस करा रहा हूं और अच्छे प्रश्न, जैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वैसे ही प्रश्न मैं आपके लिए चुन चुन के पूरा लेकर के आ रहा हूं। तो उम्मीद है कि आप तक अभी तक जो है आपने बहुत पसंद किया ही है इस सीरीज को। अब यहाँ पे 5 मॉडल पेपर मैं करा चुका हूं और यह जो है यह आपका 6वां मॉडल पेपर है। ठीक है, तो इससे पहले अगर 5 मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ के सामने वाला लिंक है, उसको क्लिक करिएगा और सबसे लास्ट में चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको मैथ के जितने भी मॉडल पेपर हैं सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मास्टर क्लास मॉडल पेपर जरूर करके जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सब इतना, और राजन पवन तो आप कर ही रहे हैं और पूरा मैंने सॉल्व कराया भी है। ठीक है, तो इतना करके जाइएगा, निश्चित ही आप 25 में 25 स्कोर करके आओगे। और डरना नहीं है, हर प्रश्न को बिल्कुल आराम से पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए एग्जाम में यही हुआ है कि मतलब लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई थी कि प्रश्न को आप सही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। तो प्रश्न की भाषा को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, सभी पूरा पेपर अटेम्प्ट करिएगा। अब चलिए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है, एकल समुच्चय है। अब एकल समुच्चय कौन समुच्चय होता है, कौन सा सेट एकल समुच्चय होता है? तो वह समुच्चय जिसमें केवल एक पद हो। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इस समुच्चय में 2 पद आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन बी में भी 2 पद दिख रहे हैं, ऑप्शन सी में 3 पद दिख रहे हैं और ऑप्शन डी में आपको 5 दिख रहा है। अब कहीं पे आपने पढ़ा होगा कि 5 जो होता है वह नल सेट यानी कि जो रिक्त समुच्चय होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन अब इसी 5 को अगर हम लोग ब्रैकेट में डाल दें तो यह एक समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर एक सदस्य 5 है। तो इसलिए एकल समुच्चय यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन डी 5। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब कहीं पे बोला जाए, कहीं पे अगर केवल 5 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है रिक्त समुच्चय, नल सेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या 2 है, 35 रुपए को 3:4 के अनुपात में विभाजित करो। तो ये देखिए, ये 35 को 3:4 में बांटना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, अनुपाती योग हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो अनुपाती योग में क्या करते हैं, जो अनुपात है 3:4, तो इसमें 3 और 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7। अब इस 7 से हम लोग क्या करेंगे, 35 में भाग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 से भाग कर देंगे 35 में और एक एक का गुणा कर देंगे। तो पहला भाग जो आ जाएगा वह बराबर होगा 35/7 गुणे 3, यानी कि 7 × 5 = 35 और 5 का गुणा होगा 3 में आ जाएगा 15। और दूसरा भाग निकालेंगे तो 35 में 7 का भाग होगा और गुणे इस 4 का गुणा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 में 4 का गुणा होगा तो हो जाएगा 20, यानी कि 15 और 20 ये 2 भाग जो आ जाएंगे। 35 को 2 भाग में हम लोग विभाजित करेंगे 3:4 में, तो 15 और 20 मिलेगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3, 4 के घाते 0 गुणे 4 के घाते 1 गुणे 4 के घाते 2। देखिए 4 के घाते 0 का मतलब क्या होता है, 1, और 4 के घाते 1 मतलब 4 और 4 के घाते 2 मतलब कि 16। देखिए 1 का गुणा 4 में 4 और 4 का गुणा 16 में होगा कितना, 64। वैल्यू कितनी आ गई, 64। ऑप्शन सी जो हो जाएगा 64, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब इन सभी का योग आप करोगे तो वो आता है 55 और बटे कितनी संख्याएं हैं, 10। वैल्यू कितनी आ जाएगी, समांतर माध्य 5.5। ठीक है, तो यहाँ पे या तो सीधे सीधे आप इस तरीके से जोड़ लो इन 10 संख्याओं को, या फिर एक फॉर्मूला होता है n × n+1/2। प्रथम n संख्याओं का जो योग होता है वह इतना होता है। और प्रथम 10 संख्याओं का निकालना होगा तो 10 × 11/2 हो जाएगा, यानी कि
110/2 यानी कि 55 आ जाएगा और 55/10 कर देंगे, ये हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 5.5। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है 12 a⁸ इंटू b⁸ बाई -6 a⁻6 इंटू b⁻6 b⁻6 है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करिए तो ये देखिए 12 a⁸ और b⁸ ऋण 6 a⁸ और b⁸4। तो देखिए ऋण 6 या 6 से काटेंगे ऊपर नीचे तो ये 2 बार में और ये 1 बार में कट जाएगा। और इसके बाद देखिए ऋण जो है वह इस तरीके से कहीं भी लगा सकते हैं, अंश में लगाइए या हर में लगाइए। तो हर में था, अब हमने अंश में लिख दिया है तो ये हो जाता है 2 a⁸8। अब a⁸6 जो है उसको ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा गुणे a⁸ ठीक, जो भाग में है वह ऊपर आके गुणे में हो जाएगा और घात जो हो जाएगा वह नेगेटिव में हो जाएगा। अब इसी तरीके से b⁸8 गुणे b⁸4। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा ऋण 2 a⁸। अब आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी यानी कि 8 धन ऋण 6 यानी कि 2 बचेगा और ये कितना बचेगा b⁸4। तो ऋण 2 a⁸2 और b⁸4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखेंगे तो ए में दिया गया है ऋण 1/2 a⁸4 गुणे b⁸2, बी में दिया गया है -2 a⁸4 b⁸2। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे लेकिन ये सही ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद आगे देखेंगे तो तीसरे ऑप्शन में 0 दिया है, चौथे में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सही है इनमें से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, a⁸2 है और b⁸4 है, ऋण 2 गुणे a⁸2 और b⁸4। तो इस तरीके से उम्मीद है पांचों बहुविकल्पी प्रश्न आपने सही सही कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों में। देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है 7050 रुपए को 1/5 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/3 के अनुपात में बांटिए। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब अब यहाँ पे अनुपात भी जो है वह भिन्न रूप में लिखे हुए हैं तो इनसे कैसे निपटेंगे और कैसे इनको इसी अनुपात में बांटेंगे यह हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए संख्या जो है हमारी जिसको हमको बांटना है वह है 7050 और अनुपात जिसमें बांटना है वह दिया गया है 1/5 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/3। ठीक, ये दिया गया है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अब यहाँ पे जब भिन्न आप देख रहे होगे तो आप सोच रहे होगे किस तरीके से बांटेंगे। तो सबसे पहले जब भी भिन्न दिया होता है तो हम क्या करते हैं, हम लासा लेने का प्रयास करते हैं, लघुत्तम समापवर्त लेते हैं ताकि भिन्न जो है वह कम से कम बराबर लगे। ठीक है, लासा हम लेंगे 4, 5 और 3 का। देखिए इसका लासा लेंगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, 60 आ जाएगा। अब लासा के बाद इनका क्या करेंगे, इनका 60 का गुणा कर दीजिए आप। यहाँ पे जो भी अनुपात दिया गया है 1/5 में देखिए गुणा करेंगे 60 से, फिर अनुपाते 1/4 में गुणा होगा 60 से और अनुपाते 1/3 गुणे 60। ठीक है, अब किसी संख्या का सभी पूरे अनुपात में अगर गुणा कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है। तो ये हो जाएगा 12/15/20, ये हो जाएगा 12/15/20। अब इसका अनुपाती योग आप निकाल लीजिए। अनुपाती योग जो आ जाएगा इसका 12 धन 15 धन 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इनका, इस संख्या को इतने अनुपात में बांटने पे क्या संख्या प्राप्त होगी। तो पहली संख्या जो प्राप्त होगी वह क्या होगी, पहली संख्या जो प्राप्त होगी वह प्राप्त होगी 12 पहला अनुपात बटे अनुपातिक योग 47 गुणे जिस संख्या को हम लोग बांट रहे हैं। अब 47 से काटेंगे तो देखिए 47 47 और बचेगा कितना 23 और यहाँ 5 है
तो कितना हो जाएगा 235, और 235 जो है वह 5 बार में कट जाएगा और शून्य बचा हुआ, मतलब 150 बार में पूरा पूरा कट जाएगा 47 से ये। तो ये कितना आ जाएगा 12 गुणे 150, और इसको सॉल्व करेंगे 1200 और 600 1800, ये 1800 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी संख्या निकालेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगा 15 अनुपात बटे 47 गुणे 750। अब देखिए 47 से काटेंगे तो 150 बार में कट जाएगा, ठीक है, 150 बार में कट जाएगा। अब गुणा हो जाएगा 15 गुणे 15 कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225, तो 225 और शून्य, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद देखिए तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या हो जाएगा 20 बटे 47 गुणे 70 50, फिर काट दीजिए 150 में पूरा कट जाएगा। और देखिए 30 और 2 शून्य और 3000, तो पहली जो संख्या आ गया 1800, दूसरी संख्या 2250, तीसरा 3000। तो इस तरीके से 7050 का पूरा ये तीन संख्याएं मिलके हो जाएंगी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, यदि log टू द पावर x प्लस 4 बेस a बराबर log 256, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, log, अब देखिए बेस समान है दोनों ओर और 2 के घात में है एक तरफ, ठीक है, 2 के घात में, तो दूसरी तरफ भी हम लोग 2 के घात में बनाएंगे। अब 256 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 के घात में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी होता है 256, तो 2 के घाते 8 लिखा जा सकता है। अब दोनों ओर कंपेयर जब करेंगे या फिर सीधे सीधे एंटी लॉग हो जाएगा दोनों तरफ, तो 2 के घाते x धन 4 बराबर हो जाएगा 2 के घाते 8। और यहाँ से लिख सकते हैं जब आधार समान है बीच में बराबर का चिन्ह है तो x धन 4 बराबर लिख सकते हैं 8, और x बराबर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, यदि a बराबर x ऐसा है कि x जो है वह नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, और x जो है वह 3 से बड़ा या 3 के बराबर है और 6 से छोटा, 6 से छोटा, इस तरीके से होगा 6 से छोटा और बराबर है, तथा x ऐसा है कि b दूसरा समुच्चय जो है वह n नेचुरल नंबर 5 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब क्या होगा, सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए। 2 समुच्चय आपको दिए गए हैं और 2 समुच्चय का आपसे इंटरसेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। a इंटरसेक्शन b आपसे पूछ रहा है, ठीक है। a और b में दोनों जगह कॉमन क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जरूरी क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जरूरी है कि a और b समुच्चय को किस तरीके से लिखा जाएगा यह आपके लिए जानना। तो देखिए a समुच्चय में x का मान क्या दिया गया है, x का मान दिया गया है कि x जो है वह नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और x जो है वह 3 से बड़ा, 3 से बराबर और 6 से छोटा है। अब नेचुरल नंबर n में क्या क्या आता है, n में देखिए 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से 7 8 9 10 11 12 इनफाइनाइट तक। अब बोला गया कि जो समुच्चय a है वह 3 के बराबर, 3 से बड़ा नेचुरल नंबर है और 6 के बराबर और 6 से छोटा है, यानी कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर है जो कि 3 के बराबर है और 3 से बड़ा है और 6 के बराबर है और 6 से छोटा है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, 3 4 5 और 6। तो ए समुच्चय हो जाएगा 3 4 5 और 6। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद बी समुच्चय में देखेंगे कौन कौन से पद आएंगे। तो बी के बारे में देखिए क्या बताया गया, बी ऐसा है कि जो x है वह n है, मतलब x जो है वह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन n जो है वह 5 से छोटा है। 5 से छोटा है मतलब 5 से पहले पहले की, 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब यहाँ पे इस तरीके से एक चिन्ह लगा होता बराबर वाला तब 5 को इंक्लूड करते हैं, लेकिन
जैसे यहाँ पे हमने 6 और 3 को किया था, 3 के बराबर और 6 के बराबर था। अब यहाँ पे 5 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बाकी सब लिखा जाएगा जो भी 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, यानी कि 1, 2, 3 और 4 इसके समुच्चय के पार्ट होंगे। अब हमसे ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, मतलब ए और बी दोनों जगह आने वाले पद। तो 3 और 4 जो हैं वह ए और बी दोनों में आ रहे हैं, तो 3 और 4 जो हो जाएगा वह ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय में लिखा जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 के गुणनखंड कीजिए। तो बहुत ही आसान है, देखिए देखने में बस कठिन लगता है, बस बीच वाले पद को आपको एडजस्ट करना होता है, इस तरीके से एडजस्ट करना होता है कि कुछ चीजें कॉमन मिलने लगे शुरू के दो पदों में और बाद के दो पदों में। अब देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वह 1 है और यहाँ कांस्टेंट जो है -25 है, तो दोनों का गुणा होगा तो जो मान आएगा -25, यानी कि हमको बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे -25 आए, जोड़ने पे -24x। तो इसको देखिए कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -25x और प्लस x इतना लिखा जा सकता है, और -25 तो है ही। तो अब देखिए -24x को हमने बस -25x प्लस x लिख दिया है। अब पहले दो पदों में आप ध्यान से देखेंगे तो x कॉमन मिल जाएगा, x -25 बच जाएगा, फिर +1 बाद के दोनों पदों में क्या कॉमन मिल जाएगा, 1 कॉमन मिल जाएगा, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो x -25 दोनों जगह है, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी, तो कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x -25 और दूसरे ब्रैकेट में देखिए यहाँ बचा है x और यहाँ +1, तो दूसरे ब्रैकेट में ये आ जाएगा। तो इस तरीके से जो गुणनखंड हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x -25, दूसरे ब्रैकेट में x +1। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, 6 मित्रों के भार क्रमशः 40 किलोग्राम, 44, 46, 47, 43 और 50 किलोग्राम है, उनके भारों की माध्यिका बताइए। तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए पहला काम जो मैंने आपको बताया है, वह सभी आंकड़ों को आप एक क्रम में लगा लेंगे। हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं, तो बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटा कौन सा, यहाँ पे 40 किलोग्राम, तो लिखिए यहाँ पे इनके भारों को लिखिए 40 किलोग्राम जो है वह सबसे हल्का है। उसके बाद देखिए आप उसके बाद दूसरा 43 है, फिर 43 के बाद देखिए तो 44 है, 44 के बाद देखेंगे तो 45 नहीं है, 46, 47 है, 46 है, फिर 47 है और इसके बाद देखिए 50 है। ठीक, तो ये 6 विद्यार्थियों का भार का आंकड़ा हो गया। अब यहाँ पे माध्यिका निकालेंगे, तो माध्यिका निकालने से पहले आपको पता है कि n की वैल्यू हम लोग देखते हैं, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, मतलब कितने विद्यार्थियों का ये आंकड़ा है, कितने आंकड़े हैं, 6, जो कि सम है। और जब सम रहता है तो माध्यिका का सूत्र जो है वह अलग लगता है, वह लगता है 1/2 और ब्रैकेट में n/2वें पद का मान धन n/2 धन 1। ठीक है, ये n/2 और अलग से फिर धन 1वें पद का मान। ठीक, अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे n/2 का मान कितना हो जाएगा, 3वें पद का मान और फिर +4वें पद का मान। अब देखिए तीसरा पद गिनिए, पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, तो ये तीसरा पद हो गया 44 और उसके बाद आता है चौथा पद जिसका मान है 46। तो 44 और 46 को जोड़ लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 और 90/2 हो जाएगा। ठीक है, और पद का मान रख दिया हमने, ये हो जाएगा 90/2, यानी कि मान कितना आ जाएगा 45, यानी कि माध्यिका कितनी आ जाएगी 45। 45 देखिए इसमें है भी नहीं, तभी माध्यिका क्या ही है 45। ठीक है, मतलब इस 44 और 46 के बीच में ये 45 जो होगा वह माध्यिका होगी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 5 सेमी तथा ऊंचाई 3 सेमी, शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है कि एक शंकु है, सबसे पहले शंकु के फिगर को आप समझिए, ये हो गया एक शंकु।
अब एक शंकु जैसे आप बर्थडे में कैप लेकर के आते हो, तिकोना होता है या जोकर वाली टोपी, ये सब आप समझ पा रहे होगे। तो अब इसमें देखिए एक होता है तिरछी ऊंचाई, एक होता है लंबवत ऊंचाई, ठीक है। तो ये जो अगर इसको O कहा जाए और इसको A कहा जाए और इसको B कहा जाए, तो OA जो है वह आपका लंबवत ऊंचाई H कहलाता है और AB जो है यह आपका तिरछी ऊंचाई L कहलाता है। अब H और L की वैल्यू यहाँ पे देखिए दी गई है। तिरछी ऊंचाई 5 है और ऊंचाई 3 है। तिरछी ऊंचाई जो है वह 5 है और यहाँ पे लंबवत ऊंचाई 3 दिया गया है। पहले हमने लंबवत ऊंचाई लिखा है, तो ये 3 और ये 5, ठीक। तो इस तरीके से लंबवत ऊंचाई 3 और ये 5, और किसका मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, शंकु के आधार की त्रिज्या पूछ रहा है, यानी कि OB का मान पूछ रहा है। OB का मान पूछ रहा है। अब अलग से आप बना लीजिए एक त्रिभुज AOB। यह देखिए यह लंब है, ठीक है। तो त्रिभुज AOB में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, यह एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा, यानी कि कर्ण का जो वर्ग होगा वह आधार OB के वर्ग और OA के वर्ग के जोड़ के योग के बराबर होगा, ठीक। तो AB कितना है, AB है 5 और OA कितना है 3। AB 5 का स्क्वायर हो जाएगा और OB का स्क्वायर हमको निकालना है, OB निकालना है त्रिज्या, और OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। तो ये देखिए OB का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, और OB का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 और OB बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। यानी कि ये त्रिज्या कितनी मिल जाएगी, 4 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके समाप्त होते हैं। उम्मीद है सभी प्रश्नों को आप कर पाए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखिए 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे हमको निकालना है और जो मूलधन दिया गया है वह 2000 रुपए दिया गया है और जो दर दिया गया है 10% का और समय 3 वर्ष का दिया गया है। तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हल होगा। देखिए फॉर्मूला पता होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन और ब्रैकेट में एक धन दर बटे 100 और के घात में समय टाइम t। अब देखिए मूलधन पता है 2000 रुपए है और दर पता है 10% है और समय पता है 3 वर्ष। तो अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन 2000, एक धन R 10/100 के घाते 3। अब देखिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर 10/100 है, शून्य शून्य कट जाएगा और आधार समान करेंगे तो ये जाएगा 11/10 के घाते 3 और 2000 का गुणा हो रहा है 11/10 के घाते 3 में, यानी कि 2000 गुणे ये कितना हो जाएगा 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब शून्य शून्य काट दीजिए, तीनों शून्य से तीनों शून्य काट दीजिए और देखिए 2 का गुणा 11 में कर देंगे 22 और 11 का गुणा 11 में कर देंगे 121, ठीक। और पूरा गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2662 रुपए। ये आ गया मिश्रधन और मूलधन निकालना होगा तो इसमें 2000 घटा देंगे, तो इसमें ब्याज निकालना होगा तो 2000 घटा देंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा 662 रुपए, ठीक है। तो ब्याज हमें मिल जाएगा 662 रुपए, ठीक। आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, 15x³ माइनस 20x² प्लस 13x माइनस 12 में 3x माइनस 6 से भाग देकर के भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भाग देना है सिंपली और भाग दे करके आपको निकालना है। एक यह बीजीय व्यंजक दिया गया है 4 पद का और जिसमें x के घाते चर देखिए एक ही है, x के घाते 3 और इसका घात है अधिकतम और यहाँ पे 2 पद का x का ही जिससे भाग देना है ये,
ठीक, तो आसानी से आप भाग दे लोगे। चलिए देखते हैं, भाग दे के मैं आपको बताता हूं किस तरीके से कितना भागफल आएगा, शेषफल आएगा। उससे पहले आपको खुद ट्राई करना है कितना भागफल कितना शेषफल आ रहा है। अब देखिए भाग दीजिए, तो पहला पद इसका 3x और इसका 15x क्यूब। 3x को हमको 15x क्यूब बनाना है, तो गुणा किससे करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा 5x स्क्वायर से। 5x स्क्वायर का जब गुणा होगा, ठीक है, 3x माइनस 6 का पहाड़ा 5x स्क्वायर बार पढ़ा जाएगा। इस तरीके से आप समझिए। तो जब 5x स्क्वायर बाद पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5x स्क्वायर का गुणा भी होगा 3x माइनस 6 में। तो देखिए 3x माइनस 6 में जब गुणा होगा 5x स्क्वायर का, तो क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा 15x क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 6 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस 30x स्क्वायर। ठीक, इतना लिख लिए। अब इसके बाद भाग में घटाते हैं, आपको पता है ये घटाएंगे तो प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए ये पहला पद जो है वह पूरा कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा देखिए है माइनस 20x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 10x स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए अगला पद उतरेगा 13x। अब यहाँ पे देखिए पहला पद है 10x स्क्वायर प्लस 13x में पहला पद है 10x स्क्वायर। अब हमको 3x को 10x स्क्वायर बनाना है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3x को हमको क्या बनाना है? 10x स्क्वायर, तो हम गुणा कर देंगे 10/3x से। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा और 10x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, 10/3x का गुणा होगा 3x माइनस 6 में, तो क्या लिखेंगे? 10x स्क्वायर माइनस 20x। अब इसके बाद देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, और 20x और 13x ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 33x माइनस 12 उतर जाएगा। अब देखिए 3x को हमको 33x बनाना है, तो किससे गुणा कर देंगे? 11 से कर देंगे, ये हो जाएगा 33x और ये हो जाएगा 11 छक 66। अब ये घट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो ये तो कैंसल, और ये 66 प्लस में है और 12 माइनस में है, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा? 54, 54। ये देखिए ये लिखा जाएगा शेषफल। शेषफल आप लिख दीजिएगा 54, और भागफल, भाग देने के बाद जो फल आता है उसे कहते हैं भागफल। भागफल आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10/3x प्लस 11। ठीक, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा भागफल और शेषफल। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है संख्या 14, 10, 12, 8, 9, 11, इस तरीके से ये संख्याएं दी गई हैं और इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। पहले संख्याओं को अरेंज कर लेना है, उसके बाद माध्यिका का सूत्र लगा करके माध्यिका निकाल लेना है। अब यहाँ पे संख्याओं को सबसे पहले हम बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, आरोही क्रम में। तो 8, 9, 10, 10, 10 दो बार आया है। ठीक है, तो 2 बार लिखा जाएगा। अब इसके बाद 11, 12, 13, 19, 20 और 22, ये इतनी संख्याएं हैं। ठीक है, 4, 4, 4, 8, 2, 10 संख्याएं हैं, यानी n की वैल्यू कितनी है? 10। कितनी संख्याएं हैं? 10, जो कि एक सम संख्या है। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा? माध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा वह लगेगा 1/2 और ब्रैकेट में n/2 में पद का मान प्लस n/2 धन 1। ठीक है, ये प्लस 1 बटे से अलग है, यह ध्यान रखिएगा, वे पद का मान। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे n की वैल्यू 10 रखेंगे, तो n/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 5वें पद का मान धन n/2, 5 धन 1, यानी कि 6वें पद का मान। ये हो जाएगा, ये एक लाइन लिख दीजिएगा। अब 5वां और 6वां पद क्या है? देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये 5वां और ये 6वां, यानी कि 11 धन 12 हो जाएगा ब्रैकेट में 1/2। 5वां पद 11 और 6वां पद 12।
तो 11 और 12 जुड़ेगा 23 हो जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी 23/2, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं 11.5, ये माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 11 और 12 के बीच में 11.5 जो होगा वह माध्यिका होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15। यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। अब यह एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर करेगा। जब तक आप थोड़ा सा इमेजिन नहीं करोगे, दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक ये प्रश्न आप हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब एक रोलर दिया गया है। रोलर कैसा होता है, आप लोगों ने रोड पे चलते हुए इस तरीके से एक व्हीकल देखा होगा जिसमें आगे लोहे का इस तरीके से सिलेंडर लगा होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से रोड पे चलता है इसको बराबर करते हुए। अब ये रोलर क्या होता है, रोलर बेसिकली आपका बेलन होता है, सिलेंडर होता है। ठीक है, जिसे हॉरिजेंटली प्लेस किया जाता है। ठीक है, हॉरिजेंटली प्लेस किया जाता है और इसे चलाया जाता है। ठीक, तो ये ऊंचाई h हो जाती है और ये डायामीटर d हो जाता है, डायामीटर d 2r जिसकी वैल्यू होती है त्रिज्या का दूना होता है। अब यही व्यास जो दिया गया है वह 70 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। ठीक, अब बोल रहा है इसकी लंबाई जो h जो ऊंचाई दिया गया है, लंबाई कहें या ऊंचाई कहें। ठीक है, जैसे पट्ट है तो लंबाई कहेंगे और जब इसको खड़ा कर दिया जाएगा इस तरीके से तो इसको ऊंचाई कहने लगते हैं। तो इसकी लंबाई जो दिया गया है 2 मीटर दिया गया है। ठीक, तो अब देखिए जब ये चलेगा तो वो लंबाई जो है उससे हमको मतलब नहीं है, जितना ही यह मोटा होगा, ठीक है, उतनी ही दूरी एक चक्कर में ज्यादा कवर करेगा। यह बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। अभी देखिए एक पतले से डंडे को एक बार घुमाइए तो वह कम दूरी जाएगा। अब उसी से एक मोटे से लकड़ी के गट्ठर, एक लकड़ी के तने को आप एक बार घुमाइए तो वह ज्यादा दूरी जाएगा। उसी तरीके से इस रोलर की जो मैटर करेगा वह परिधि। ठीक है, यह रोलर जो है वह एक बार में एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होगा वह बराबर होगा रोलर के परिधि के। रोलर का परिधि कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, 2πr से ये हम लोग निकाल लेंगे एक चक्कर में कितनी दूरी वह चलेगा। ठीक, ये दूरी हम लोग निकाल लेंगे। फिर दूरी के साथ साथ क्या निकाल लेंगे हम, जो इसकी चौड़ाई है। ठीक है, जो इसकी चौड़ाई है वह जो इसकी लंबाई बताई जा रही है, ठीक है, वह कितना एरिया कवर करेगा एक चक्कर में, यह हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, एक चक्कर में तय की गई दूरी अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2 गुणे पाई गुणे r की वैल्यू कितनी है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 गुणे 22/7 गुणे 35 और 7 पच्चे 35, 5 का गुणा 2 में होगा तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में बदल देंगे तो ये 22.0। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग हो जाएगा, यानी कि ये 2.2 मीटर आ जाएगा, 2.2 मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमको पता चल गया कि एक चक्कर में वह कितनी दूरी तय कर रहा है। अब कितनी उसकी लंबाई है उस हिसाब से वह एरिया कवर करेगा। अब यह जो है, यह लंबाई, यह जो दूरी है, यह हमको पता चल गया कि 2.2 मीटर है और यह है जो दिया गया है, यह तो 1 मीटर दिया ही गया है। एरिया जो कवर कर रहा है वह अपने लंबाई के बराबर ही तो कवर कर रहा है। तो यहां से एरिया हम लोग निकाल लेंगे एक चक्कर में, एक चक्कर में
रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा, ये निकाल लेंगे कैसे, आयत के फॉर्मूले से। ठीक है, तो 2.20 में गुणा हो जाएगा 1 का, यानी कि एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 2.20 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिखेंगे। ठीक, अब पूछ रहा है कि 50 चक्कर में कितना यह चलेगा। 50 चक्कर में निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 का गुणा कर देंगे 2.20 में। ठीक है, तो ये देखिए 5 गुणे 22 लिख सकते हैं इसको, और 5 का गुणा 22 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 वर्ग मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए गलती हुई है, जो रोलर की जो लंबाई है वह 2 मीटर दी गई है, तो ये 4.4 आएगा, 4.4 आएगा, 4.4 का जो गुणा होगा तो ये हो जाएगा 44, और ये जो एरिया आएगा, जितना एरिया वह कवर करेगा, इसको बस दूना कर दीजिए, 210 आया था, 220 मीटर स्क्वायर यह आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक रोलर जो है वह 50 चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा, या किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है समझ में आया होगा पूरा आपको। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वह 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं, यह बताना है। तो ऐसा प्रश्न जैसे ईंटों का मैंने आपको कराया था कि एक दीवार बनानी है और उसका आयतन और एक ईंट का लंबाई चौड़ाई दिया गया था, तो इसमें क्या करते हैं, बस जो बड़ा आयतन होता है जो जिसमें से बनाना है, ठीक है, या जितना एरिया हमको बनाना है, ठीक है, उसमें जो बड़ा आयतन होता है उसमें छोटे आयतन से भाग कर देते हैं, यानी कि इसका बस बड़े घनाभ और छोटा घनाभ होगा इसमें। ठीक है, और संख्या निकालने के लिए घनाभ के बड़े टुकड़े में छोटे टुकड़े से भाग कर देंगे, तो यही करना है यहाँ पे। तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या 16 है, यहाँ पे लिखेंगे घनाभ आयतन, तो ये कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 75 गुणे 15 गुणे 5 दिया गया है, और यहाँ पे लिखेंगे छोटे टुकड़े का आयतन। छोटे टुकड़े का आयतन कितना है, 15 गुणे 3 गुणे 1, 15 लंबाई, 3 चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, अब इसके बाद संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए टुकड़ों की संख्या निकालने के लिए बड़े आयतन में घनाभ का आयतन बटे छोटे टुकड़ों का आयतन, ऐसे आप लिख लीजिएगा, उसके बाद इन संख्याओं को लिखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 15 से 15 कट जाएगा, 3 से 75 को काटेंगे तो 2 और 5, 25 बार में कट जाएगा, और 25 का गुणा 5 में होगा तो 125 आ जाएगा, यानी कि 125 टुकड़े जो है वह बनाए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, एक टेलीविजन सेट का मूल्य 15,625 रुपए है, यदि उसका मूल्य प्रति वर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। अब देखिए टेलीविजन है और उसका मूल्य जो है वह लगातार घट रहा है 8% की दर से। ठीक है, अब यह जो घटाव होगा वह देखिए पहले साल घटेगा, फिर उसके बाद दूसरे साल के शुरुआत में जो उसका दाम होगा फिर वह 8% से गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगेगा, जैसे मैंने एक प्रश्न आपको कराया था घटती हुई जनसंख्या का, जब एक शहर में कुछ लोग पलायन कर रहे थे, कुछ लोग वायु प्रदूषण के कारण मर रहे थे, ठीक है, तो उस केस में जनसंख्या घट रही थी, तो वहां पे क्या फॉर्मूला यूज होता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला से तो आप लोग परिचित हैं ही, फॉर्मूला जो उपयोग में लाया जाता है वह सभी आपको पता है। फॉर्मूला यही होता है जो मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/100 टू द पावर n, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन यह कब होता है, जब हमको
एक धन हमने किसी को दिया हुआ होता है और वह धन जो है वह धीरे धीरे ब्याज के साथ बढ़ता रहता है, ठीक है। तो मिश्र धन भी बढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे दाम जो है टीवी का घट रहा है। तो जो बीच में धन का चिन्ह होता है, यहाँ पे बीच में ब्रैकेट में, वह ऋण का चिन्ह लगेगा और इसी से सॉल्व होगा, ठीक। अब यहाँ से वैल्यूज रख दीजिए। पहले टीवी सेट का दाम क्या था, 15,625 रुपए, और 1 - 8 के दर से घट रहा है बटे 100 टू द पावर 3 साल में कितना घट जाएगा यही निकालना है। तो ये देखिए 15,625 और 1 - 8 बटे, अब 8 को काटिए 4 से तो 2 बार में, और 100 को काटेंगे 4 से तो 25 बार में, ठीक है। ये कट जाएगा और 2/25 हो जाएगा, और हर समान करेंगे 25, और 25 - 2 23, यानी कि 23/25 के घाते 3 हो जाएगा। अब 15,625 गुणे 23/25 गुणे 23/25 का 3 बार गुणा हो जाएगा। अब देखिए 25 से काट सकते हैं, तो ये 25 से काटेंगे तो 6 बार में 150 और बचा 6, और 2 बार में ये कट जाएगा, 5 बार में ये, ठीक है। तो 25 से पूरा कट गया। फिर देखिए 625 को फिर 25 से काटेंगे तो ये 2 बार और 5 बार में, फिर 25 से काटेंगे 25 को, तो ये पूरा कट जाएगा। और बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे 23 गुणे 23 गुणे 23। अब इसको जब गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 12,167 रुपए, ठीक है। ये 3 वर्ष बाद टीवी का दाम हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है गिरावट कितना आया है, 3 साल बाद गिरावट कितना आएगा। तो पहले दाम कितना था 15,625 रुपए, और अब कितना हो गया 12,167, घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, 5, 4 और 3, 3,458। तो इतने रुपए की गिरावट आ जाएगी टीवी के दाम में, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से फॉर्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला आप यूज करते हो बस गिरावट में या जहां भी कमी आ रही हो वहां पे माइनस यूज करना है, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 18 है, संलग्न चित्र में कोण AOC 110 अंश है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कोण AOC जो है वह 110 अंश है, यह 110 अंश है। तो कोण ADC इसका मान, तो केंद्र पे बना जो कोण होता है, एक AC जो है वह जीवा है, इसके द्वारा एक कोण केंद्र पे बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो कोण ADC होगा वह दुगना होगा कोण ADC आधा होगा, परिध पे जो बना कोण होता है वह आधा होता है कोण जो केंद्र पे बनता है AOC के। तो ये कितना हो जाएगा 110 है, ये हो जाएगा 55 अंश का। कोण ADC 55 अंश आ गया, यहाँ पे 55 अंश लिख दीजिए। अब कोण ABC पूछा है, ये वाला कोण पूछा है, तो ये वाला कोण तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक चक्रीय चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। तो यानी कि कोण D और कोण B का जो योग हो जाएगा, कोण D और धन कोण B का जो योग होता है वह 180 अंश होता है, यहां से निकाल लीजिए। चाहे ये वाला कोण निकाल करके, ठीक है, फिर उसका आधा कर देंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन 55 धन कोण B 180 है, तो ये आ जाएगा 125 अंश, ठीक है। कोण B का मान जो हो जाएगा 125 अंश हो जाएगा, यहां से भी आप निकालते तो ये आता है 250, 250 का आधा 125 अंश। अब ये आपको मिल गया कोण ABC 125 अंश। अब कौन सा कोण OAC ये वाला कोण पूछ रहा है। तो देखिए ये दोनों OA और OC त्रिज्याएं हैं, और यह दोनों कोण जो होंगे बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज OAC में ये जो त्रिभुज आपको बनता हुआ दिख रहा है, इसमें तीनों अंतः कोण जो होंगे वह 180 अंश के होंगे। यानी कि कोण O पे जो कोण बन रहा है और ये जो कोण, एक को x मानेंगे तो दूसरा भी x होगा, क्योंकि
समद्विबाहु त्रिभुज में बने हुए कोण हैं, तो ये भी अगर x अंश होगा तो ये भी x अंश होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 180 अंश और 2x बराबर लिख सकते हैं 70 अंश के, और x का मान कितना लिख सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू जो हो जाएगी वह 35 अंश हो जाएगी। यानी ये जो कोण होंगे वह 35 अंश के होंगे। उत्तर आपको मिल जाएगा 55, 125 और 35 अंश। ठीक है, 55, 125 और 35 अंश। तो इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हो। सभी प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पे मैंने हल करा दिए। उम्मीद है सभी प्रश्न आपने सही सही हल किया होगा, और कितना आपका स्कोर आ रहा है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। कितना आपने स्कोर किया सभी आपके सहपाठी भी देख पाएंगे, और साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अभी तुरंत, ताकि सभी लोग इसी तरीके से महत्वपूर्ण क्लास में जुड़ करके अपनी तैयारी कर पाए। तो अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने कम से कम खास 5 मित्रों को शेयर करिए ताकि वो लोग प्रैक्टिस कर पाएं और अच्छे से अच्छे अंक लेकर के आ पाएं, इन प्रश्नों को जान पाएं, ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएं। और जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, कहीं भी कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कहने वाली बात ही नहीं है, आपको कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब करके उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। और हम लगातार इसी तरीके से आपके लिए एफर्ट्स करते रहेंगे, और आपको बस लाइक शेयर कमेंट करना है और अधिक से अधिक शेयर करते रहना है। और चैनल पे विजिट करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स दिए हुए हैं, सभी विषयों को पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से अपना एग्जाम दे करके आइएगा। जय हिंद।